जय हिंद प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता है आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, मैं दुर्गेश आप सभी का द एग्जाम हॉल में स्वागत करता हूं। आपको पता होगा, आर्मी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो 46 प्रैक्टिस सेट लॉन्च किए थे, उनमें से हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 11 तक की क्लास को कंप्लीट कर लिया है। यानी कि दोस्तों, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर प्रैक्टिस सेट नंबर 11 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 12 करने वाले हैं। यकीन मानो दोस्तों, जो ये 46 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लेगा उसका अग्निवीर में सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। ये बात स्वयं अनूप सिंघल साहब, जो कि अग्निवीर की एग्जाम लेने वाले सबसे बड़े अधिकारी, वो बोलते हैं। अब दोस्तों, पैटर्न क्या रहने वाला मैं आपको बता दूं। सबसे पहले 15 क्वेश्चन हम जीके के उठाएंगे, फिर 15 क्वेश्चन साइंस के, मैथ्स के 15 क्वेश्चन और लास्ट में 5 क्वेश्चन रीजनिंग के होने वाले। यानी कि टोटल आपका 50 क्वेश्चन का एक प्रश्न सेट है। और ऐसे ही दोस्तों 46 प्रश्न सेट हम आपके एग्जाम के पहले पहले कवर करवा देंगे। आपसे दोस्तों एक मेरी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और क्लास के एंड में कमेंट करके बताइए क्लास आपको कैसे लगी। चलिए बिना देरी के क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, फरवरी 2023 के महीने में आंध्र प्रदेश के पूर्व राज्यपाल विश्व भूषण हरिचंदन को निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया था? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कभी कभी करंट का क्वेश्चन जो है एज वेल ऐसे ऐसे के ऐसे रिपीट हो जाते हैं। इसका उत्तर आएगा छत्तीसगढ़। जो भूषण हरिश्चंद्र है, उनको निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया था? तो उत्तर रहने वाला इसका छत्तीसगढ़ राज्य का। आप कमेंट बॉक्स में बताइए छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ क्यों पड़ा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, फरवरी 2023 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की वास्तविक संख्या कितनी है? दोस्तों, इसमें राज्यसभा के सदस्यों की वास्तविक संख्या पूछी गई है। काफी आईएमपी सवाल है ये, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। राज्यसभा के सदस्यों की वास्तविक संख्या कितनी है? दोस्तों, राज्यसभा के अधिकतम सदस्य 250 हो सकते हैं। अगर वास्तविक सदस्यों की बात करें दोस्तों, तो 245 सदस्य वास्तविक सदस्य होते हैं राज्यसभा के, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, 12 सदस्य जो है वो राष्ट्रपति स्वयं मनोनीत करते हैं। 12 सदस्य किसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोला गया है, निम्नलिखित में से किस वर्तमान भारतीय राज्य में चोरी चोरा कांड हुआ था? चोरी चोरा कांड दोस्तों इतिहास का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है दोस्तों। ये भी बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में पूछा जाता है। चोरी चोरा कांड किस राज्य में हुआ था? तो इसका उत्तर रहने वाला उत्तर प्रदेश। चोरी चोरा कांड क्या था दोस्तों? जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था। गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया था दोस्तों? असहयोग आंदोलन। इस आंदोलन के दौरान जब अंग्रेजों ने गोलीबारी की थी, तो भारतीय जन आक्रोश के कारण 22 पुलिस कर्मियों को थाने के अंदर घेर कर जिंदा जला दिया गया था। इसी को हम चोरी चोरा कांड बोलते हैं। इसी कारण दोस्तों गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस भी ले लिया था। हिंसा का कारण बताते हुए इस आंदोलन को वापस ले लिया था। तो पूछा गया कि जो चोरी चोरा कांड है वो वर्तमान भारतीय किस राज्य में हुआ? तो इसका उत्तर रहने वाला उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस वर्ष में लंदन के कैक्सटन हॉल में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और रॉयल सेंट्रल एसोसिएशन सोसाइटी की बैठक में सरदार उधम सिंह ने ओ डायर को गोली मारी थी? दोस्तों, उधम सिंह का नाम तो आपने सुना ही होगा। सुना है नहीं सुना है? जब 1919 में दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था बैसाखी के दिन, दोस्तों इसी का बदला लेने के लिए ये जनरल डायर ने करवाया था दोस्तों। हजारों निहत्थे लोगों पर गोली चलवा दी थी। इसका बदला लेने के लिए दोस्तों 1940 में जो हमारे सरदार उधम सिंह है, वो कहाँ गए? लंदन के कैक्सटन हॉल में, और वहां जाकर दोस्तों जनरल ओडायर को गोली मारी थी। बहुत ही बहादुरी वाला काम इन्होंने किया था दोस्तों। 1919 की जो घटना थी उसका बदला कब लिया था? 1940 में। ये क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। फरवरी 2023 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार अनुसंधान और विश्लेषण विंग यानी कि RAW के प्रमुख कौन है? दोस्तों, RAW के प्रमुख फरवरी 2023 में कौन थे? सामंत कुमार गोयल। ये क्वेश्चन जो होते दोस्तों अपडेट होते चलते हैं। अगर वर्तमान में हम बात कर लेते हैं तो RAW
इसके प्रमुख अभी वर्तमान में कौन है? तो और रहने वाला आपके पराग जैन। कौन है दोस्तों? पराग जैन। ये 1 जुलाई 2025 को चुने गए थे दोस्तों, मतलब सिलेक्ट हुए थे और 2 साल के लिए हुए, है ना। तो अभी वर्तमान में कौन है? पराग जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ बोला गया है लावा मठ, जिसे रत्न ऋषि विहार बौद्ध गुम्फा भी कहा जाता है। ये बिहार नहीं दोस्तों, विहार है, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। भारत के किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? दोस्तों लावा मठ भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में। कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। आमेर का किला या अम्बेर का किला राजस्थान के निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? दोस्तों आमेर का किला आपने सुना ही होगा, जो राजा मानसिंह थे उन्होंने आमेर के किले का निर्माण करवाया था। और ये किस शहर में दोस्तों? जयपुर शहर में। किस में? जयपुर में। इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा लोगों को फायदा हो सके। और दोस्तों हमारे लिए एक लाइक तो बनता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। आनंदपुर साहिब गुरुद्वारा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? दोस्तों आनंदपुर साहिब गुरुद्वारा जो है वो पंजाब राज्य में। अधिकतर गुरुद्वारे किस राज्य में? दोस्तों पंजाब में। आनंद साहिब गुरुद्वारा ये भी कहां पर है? पंजाब में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। चंबल नदी निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से निकलती है? चंबल नदी है वो भारत के किस राज्य से निकलती है? तो चंबल नाम तो आपने सुना ही होगा, चंबल का नाम आपने सुना ही होगा, है ना। कहां पर है दोस्तों? ये मध्य प्रदेश में। चंबल नदी कहां पर है? मध्य प्रदेश में। किस भारतीय राज्य से निकलती है? तो उत्तर रहने वाला मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के दोस्तों इंदौर शहर के जाना पाव की पहाड़ी से निकलती है। कहां से निकलती है? इंदौर शहर के जाना पाव पहाड़ी से ये निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ईगल नेस्ट वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? दोस्तों अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात की जाए तो अधिकतर हमसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ से पूछी जाती है? ईस्ट से। ज्यादा क्वेश्चन जो भी अग्निवीर में अभी तक बने वो ईस्ट से ही बने हैं। तो ईगल नेस्ट वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है दोस्तों? ये रहने वाला आपका अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। राज्य जनगणना 2011 के अनुसार देश का सबसे कम आबादी वाला राज्य। दोस्तों 2011 के सेंसस के अनुसार हम देखें सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो इसका उत्तर रहने वाला सिक्किम। सिक्किम की जो आबादी वो सबसे कम है। और सबसे अधिक आबादी वाला राज्य अगर बोला जाए तो उत्तर प्रदेश है। सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा दोस्तों? उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश लिख दिया है, उत्तर प्रदेश है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। गुजरात उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से गुजरात के किस शहर में स्थित है? गुजरात का जो उच्च न्यायालय है दोस्तों, वहां की जो हाई कोर्ट है वो गुजरात के किस शहर में? गांधीनगर, अहमदाबाद, वडोदरा या राजकोट? इसका उत्तर है दोस्तों अहमदाबाद। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है ना। राजधानी में दोस्तों हाई कोर्ट नहीं है। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। लेकिन यहाँ पर हाई कोर्ट नहीं है। हाई कोर्ट कहाँ पर है? अहमदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13। भारत के उच्चतम न्यायालय की अधिकतम स्वीकृत न्यायाधीश की संख्या भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित कितनी है दोस्तों? तो इसका जवाब रहने वाला ऑप्शन नंबर सी। कितनी है दोस्तों? 34। यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश होता है दोस्तों आपका सीजीआई, एक जो होते हैं वो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों 34 न्यायाधीश होते हैं। अभी आपको बता दूं कि जो 51वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है? उनका नाम दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं पिछली 2 क्लास में इनको पढ़ा चुका हूँ कि जो 51वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश वो कौन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किस देश ने FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का फाइनल खेला था? दोस्तों करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन दोस्तों अगली शिफ्टों में भी रिपीट हो सकते हैं। यानी कि ऐसा नहीं कि 2023 का तो आगे वाली शिफ्ट में ये नहीं पूछा जाएगा, कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं।
तो 2023 का जो पुरुष हॉकी है, FIH है दोस्तों, ये किन देशों के मध्य खेला गया? जर्मनी बनाम बेल्जियम। क्या रहने वाला दोस्तों? जर्मनी बनाम बेल्जियम, यानी कि ये दोस्तों जर्मनी VS बेल्जियम खेला गया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15। ये जीके का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस देश ने पुरुष FIH विश्व कप 2023 का, ये भी दोस्तों जर्मनी बनाम बेल्जियम है। ये क्वेश्चन 2 बार हो गया था दोस्तों आपके प्रैक्टिस सेट में, तो मैंने भी एज वेल एज 2 बार इसको रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ से हमारे साइंस की शुरुआत होती है। जीके के क्वेश्चन आपको कैसे लगे दोस्तों? ये लेवल आपका एग्जाम में रहने वाला है। जो आपकी 1 जून से एग्जाम प्रारंभ होगी, बिल्कुल यही एग्जाम आपको, ये वाला लेवल आपको एग्जाम में दिखेगा। अब साइंस के क्वेश्चन देखिए दोस्तों। साइंस का लेवल इन शिफ्टों में थोड़ा सा हार्ड मुझे लग रहा है। जो अभी 6-7 शिफ्ट मैंने करवाई है, उसमें साइंस को थोड़ा सा हार्ड बना रहे, मैथ्स को सरल बना रहे। अभी जैसे ही साइंस सरल होगा दोस्तों, मैथ्स को थोड़ा सा हार्ड कर देंगे। यहाँ पर क्या है, प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को दोलन की आवृत्ति के रूप में जाना जाता है। इसकी इकाई है और इसे रिक्त स्थान द्वारा निरूपित किया जाता है दोस्तों। दोलन की इकाई क्या है? हर्ट्ज है। क्या है दोस्तों? हर्ट्ज, HZ। IMP क्वेश्चन है दोस्तों, टिक करके चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17। भूकंप के दौरान उत्पन्न अनुदैर्ध्य तरंगों के तरंग कहा जाता है दोस्तों। कौन सी तरंग होती है जो भूकंप के दौरान उत्पन्न होती है? उनको बोलते हैं हम दाब तरंगे, प्रेशर। क्या बोलते हैं दोस्तों? P तरंग या प्रेशर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18। 1819 में निम्नलिखित में से किसने यह खोज की थी कि विद्युत में चुंबकीय प्रभाव होता है? दोस्तों ऐसी कोई सी एग्जाम नहीं जिसमें कि साइंस की खोज और उनके खोजकर्ता के बारे में नहीं पूछा जाता है। बहुत ही दोस्तों प्यारा क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है कि किसने खोज की थी विद्युत में चुंबकीय प्रभाव होता है? तो इसका उत्तर रहने वाला है हैंस क्रिश्चियन ओस्टेंड। क्या दोस्तों? हैंस क्रिश्चियन ओस्टेंड। जो मैंने आपको प्रैक्टिस सेट करवाया दोस्तों, 11 प्रैक्टिस सेट हमारी ऑफिशियल वेबसाइट, ये क्या बोलते हैं, प्ले स्टोर पर डले हुए हैं। उनमें दोस्तों ये सारे मैंने लिखे हुए हैं कि साइंस के खोज करता है, कौन कौन सी खोज किसने की है, ब्लड ग्रुप, सारा मतलब साइंस का जितना भी सिस्टम उनमें मैंने दे रखा है। जल्दी से वो क्लास भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है कि वे तरंगे जिनमें माध्यम तरंग की दिशा में समकोण पर मूव होता है, कौन सी तरंगे कहलाती है? दोस्तों कौन सी तरंग कहलाती है? वे तरंगे जिनमें माध्यम तरंग की दिशा में समकोण पर मूव होता है। अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग या यांत्रिक तरंग। होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं दोस्तों, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20। होमवर्क इसलिए दिया दोस्तों कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है ना। रिपीटेड क्वेश्चन आप थोड़ा सा दिमाग में लगाइए कि कौन सा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। एक लड़की एक खंबे से बंधे हुए कुत्ते को देखती है जो भौंक रहा है। उसके बीच की दूरी 173 मीटर है। यदि वायु में ध्वनि की गति 346 मीटर सेकंड है, तो कुत्ते की आवाज को उस लड़की तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? दिमाग लगाए दोस्त, साइंस का नहीं मैथ्स का क्वेश्चन है। साइंस का नहीं मैथ्स का क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। आ रहा थोड़ा सा समझ में? एक लड़की एक खंबे से बंधे हुए कुत्ते को देख रही है। ये लड़की है, एक कुत्ता यहाँ पर बंधा हुआ खंबे से ही, इसको देख रही है दोस्तों। उनके बीच की दूरी जो है 173 मीटर है। दूरी कितनी है दोस्तों? 173 मीटर। यदि वायु में ध्वनि की गति 346 मीटर सेकेंड है दोस्तों, चाल का बोला जा रहा है यहाँ पर। ध्वनि की गति कितनी है? 346 मीटर सेकेंड। ये क्या है दोस्तों? 346 मीटर सेकेंड चाल की गति है, मतलब ध्वनि की गति है। तो कुत्ते की आवाज को उस लड़के तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? आपसे समय पूछा गया है दोस्तों। क्या क्या दे रखा है? दूरी दे रखी है 173 मीटर, चाल दे रखी है यानी कि उसकी गति जो है वो 346 मीटर सेकेंड। अब निकालना क्या है? समय। समय निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्तों? दूरी बटा चाल। समय निकालने के लिए क्या करते हैं? दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है? 173 मीटर। चाल कितना है? 346। इसको काटते हैं, 173 173 और 173 दूना 346, 1/2।
समय कितना लग रहा है दोस्तों? 1/2। 1/2 मतलब क्या होता है आपका? 0.5 सेकेंड। कितना होता है? 0.5 सेकेंड। 1/2 को दोस्तों जब आप कन्वर्ट करोगे सेकेंड में तो क्या आएगा? 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। उत्तल लेंस द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब नहीं बनाया जा सकता? दोस्तों उत्तल लेंस के द्वारा कौन सा प्रतिबिंब हम नहीं बना सकते? यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर रहने वाला है आवर्धित। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। एसिडिटी से पीड़ित होने पर एंटासिड टेबलेट दी जाती है, क्योंकि एंटासिड टेबलेट की प्रकृति होती है। एंटासिड टेबलेट आपने पढ़ा होगा दोस्तों, जब एसिडिटी होती है, हमको पेट में जलन होती है, तो एंटासिड टेबलेट दी जाती है, क्योंकि ये टेबलेट जो दोस्तों क्षारीय प्रकृति की होती है। कैसी होती है? क्षारीय प्रकृति होती है। ये हमारे पेट के अम्लीय प्रभाव को कम कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। रिक्त स्थान विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित एक सुरक्षा उपकरण है। दोस्तों विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित एक सुरक्षा उपकरण कौन सा है? तो तापीय प्रभाव को दोस्तों कौन रोकता है? विद्युत फ्यूज, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ये हमारे घर में जितने भी दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं उनको जलने से रोकता है। आपको पता होगा दोस्तों, जब भी वोल्टेज कम या ज्यादा होता है तो जो फ्यूज तार है वो टूटकर गिर जाता है और हमारे घर की जो बिजली का कनेक्शन है वो कट हो जाता है। इससे हमारे घर के जो उपकरण होते हैं, बिजली से चलने वाले उपकरण, वो सुरक्षित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। अम्ल और क्षार एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों जब भी अम्ल और क्षार एक दूसरे के साथ क्रिया करें और लवण एवं जल बनाए तो यह क्रिया क्या कहलाती है आपकी? तटस्थीकरण। कौन सी रहती है दोस्तों? तटस्थीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन दोस्तों डिटेल में वही क्वेश्चन समझा रहा हूँ जिसको समझाना चाहिए, क्योंकि टाइम हमारे पास कम रहता है। 1 घंटे में हमको 50 क्वेश्चन करवाने रहते हैं और दोस्तों आपको भी बिल्कुल निचोड़ करके देना होता है ना, क्योंकि आपकी एग्जाम अभी 1 जून से प्रारंभ होने वाली। बहुत कम समय रहा है हमारे पास में, 1 महीने का ही समय रहा है। यानी कि आज तारीख क्या हो गई आपकी? 28 अप्रैल। 29, 30 2 दिन इधर बचे दोस्तों और 31 दिन हो गए, यानी 33 दिन हमारे पास कंप्लीट है। हमको 46 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवाने हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, ये 46 प्रैक्टिस सेट अगर आपने कंप्लीट कर लिए तो आपका दिमाग इतना ज्यादा चलने लग जाएगा, आपको एग्जाम में हर सवाल का आंसर एडवांस में पता होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 2 विलेय लवणों को मिश्रित करने पर एक अविलेय ठोस निर्मित होता है। यह किस प्रकार का होता है दोस्तों? तो इसका उत्तर रहने वाला है अवक्षेपण। क्या आएगा? अवक्षेपण। जब 2 विलेय लवणों को मिश्रित किया जाता है तो अविलेय ठोस निर्मित होता है। यह किस प्रकृति का होता है? अवक्षेपण प्रकृति का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से किस अंग में पाचन क्रिया नहीं होती है? दोस्तों पाचन क्रिया किस अंग में नहीं होती है? देखते हैं आंसर है आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। ये तीनों अंग पाचन क्रिया से संबंधित है। तीनों में दोस्तों पाचन क्रियाएं होती है। आपका जो फेफड़ा है, फेफड़ा दोस्तों श्वसन क्रिया से संबंधित है। किससे? श्वसन क्रिया से। तो ये आपका राइट उत्तर हो जाएगा। पाचन क्रिया किसमें नहीं होती है? फेफड़ों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से कौन सा एक मस्तिष्क रोग विकार नहीं है? दोस्तों मस्तिष्क का रोग कौन सा नहीं है? मस्तिष्क से संबंधित रोगों की बात कर लो दोस्तों, स्वलिनता, वाचन वैकल्य, मिर्गी। मिर्गी आपने सुने होगा दोस्तों। ये तीनों रोग जो है ये मस्तिष्क से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? मस्तिष्क से। ये तीनों रोग मस्तिष्क से संबंधित है। जो निलय विकम्पन है यानी कि हार्ट अटैक जैसी समस्या दोस्तों, ये हमारे हार्ट से संबंधित है। किससे संबंधित है? हार्ट से। तो यही रोग है दोस्तों जो मस्तिष्क संबंधित नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 करेंगे। मानव जठर नाल में निम्नलिखित में से किस अंग में भोजन का पुण्य पाचन होता है? किस अंग में दोस्तों भोजन का पुण्य पाचन होता है? आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मुख गुहिका। दोस्तों आईएमपी क्वेश्चन है, अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करता है। इसका उत्तर रहने वाला है छोटी आंत। भोजन का जो पुण्य पाचन होता है दोस्तों वो किसमें होता है? छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा परिसंचरण तंत्र में होने वाला एक सामान्य रोग है? दोस्तों सर्काइडोसिस। परिसंचरण तंत्र में होने वाला एक सामान्य रोग कौन सा है? सर्काइडोसिस।
क्वेश्चन नंबर 30 करेंगे। दीर्घकालिक श्वसन रोग CRDS श्वसन अंगों और रिक्त स्थान के अंगों को प्रभावित करता है। दोस्तों किसको प्रभावित करता है? हमारे लंग्स को, फेफड़ों को, है ना। ये भी दोस्तों IMP क्वेश्चन में परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। ये थे दोस्तों साइंस के 15 क्वेश्चन। अब हम करेंगे मैथ्स। मैथ्स के क्वेश्चन बिल्कुल दोस्तों जादुई ट्रिक से उड़ाएंगे। बिल्कुल भी आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, केवल आपका दिमाग 15 मिनट के लिए क्लास में रखना है ना। पहला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अगर दोस्तों ऐसी जटिल संख्याएं दे दी जाए और पूछा जाए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, दशमलव के बाद जितनी कम जीरो होंगी, जिस संख्या में जितनी कम जीरो होंगी वही संख्या सबसे बड़ी होगी। जैसे कि यहाँ पर दशमलव के बाद 2 जीरो दोस्तों, यहाँ पर दशमलव के बाद 3 जीरो है, और यहाँ पर दशमलव के बाद एक ही जीरो है। तो दोस्तों यही हमारी सबसे बड़ी संख्या होगी, क्योंकि दोस्तों दशमलव के बाद जीरो 1132 है, यानी कि एक ही जीरो है दोस्तों ये, और 1132, तो 1132 आपकी बड़ी संख्या है। ये ट्रिपल जीरो करके 132 दे रखा दोस्तों, ये छोटी हो जाएगी, ये भी छोटी हो जाएगी। मैं जो समझाना चाहता हूँ वो आप समझ गए होंगे कि दशमलव के बाद जितनी कम जीरो रहेंगी वही आपकी सबसे बड़ी संख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 32। 28 और 144 का एलसीएम क्या है? दोस्तों 28 और 44 का एलसीएम आपको बताना है। तो ये जो ऑप्शन है, बाय ऑप्शन अगर आप करना चाहो कि सर हमको तो एलसीएम नहीं करना, बाय ऑप्शन ही देखना है, तो इनमें से दोस्तों जो संख्या आपकी कट जाती है 28 और 144 से, सबसे छोटी संख्या, तो दोस्तों क्या रहता है? आपका एलसीएम रहता है। यहाँ पर देख लेते हैं, 71 24, 28 से दोस्तों ये नहीं कटेगा। 1008 की बात कर लेते हैं, 1008 कटेगा नहीं कटेगा? 28 से दोस्तों काट कर देखते हैं 1008 को। 2 से काटेंगे 14, 2 से काटेंगे दोस्तों 504, 14 एकम 14, 14 28, 14 या 42, बचेगा दोस्तों 8, 14 चुक 56, 14 पंजे 70, 14 छंग 84। दोस्तों ये 28 से कट रहा है, 144 से कट रहा है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं। 2 सत्ती 14, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 चुका 8, 12 छंग 72, 12 दूनी 24, 12 36, 12 चुक 48, बचेगा 2, 12 दूना 24, 6 कम 6, 600 तो 42। दोस्तों ये 24 और 144 से पूरा पूरा कट रहा है, यानी कि 100% चांस है कि यही हमारा उत्तर हो। 1008 जो है वो हमारा उत्तर है। इसको दोस्तों मैं सोल्व करके भी दिखा देता हूँ कैसे सोल्व होता है। ये हमारा बाय ऑप्शन था दोस्तों, जल्दी अगर करना हो एग्जाम में, टाइम बचाना हो। पूरी मेथड इसकी क्या रहने वाली है? 28 और 144 का एलसीएम निकालना है। यहाँ पर दोस्तों 2 से करते हैं, 2 एकम 2, 2 चुका 8, फिर 2 सत्ती 14, 2 दूनी 4, 2 से करेंगे 2 सत्ती 14, 2 तिया 6 और 2 छंकी 12, फिर 2 से करेंगे दोस्तों 7 नहीं आता, जैसा का जैसे ही लिखेंगे। 2 एकम 2, 2 अठी 16, फिर 2 से 7 लिखेंगे, 2 नम 18, फिर दोस्तों 3 से करेंगे, 3 तिया 9, फिर 3 से करेंगे, 3 एकम 3, और लास्ट में 7 से करेंगे दोस्तों, 7 एकम 7, यानी कि दोनों जगह पे आपका एक एक आ गया है। अब इनका आपस में दोस्तों मल्टीप्लाई कर लेना आपको। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 48, 48 तिया 3 और 24, हासिल आया 2, 3 चुक 12 और 2 14, 144 दोस्तों। 144 का 7 में मल्टीप्लाई करो, 7 चुक 28, हासिल आया हमारा 2। उत्तर दोस्तों यहीं पे आ गया है, लास्ट वाले डिजिट क्या है? 8 है ना। और कर लेते हैं, 7 चुक 28 और 2 30, हासिल आया 3, 7 एकम 7 3 10, ये हमारा 1008 आ जाएगा। थोड़ा सा दोस्तों स्मार्ट तरीका आपको एग्जाम में पता होना चाहिए। क्या आएगा? 1008। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। यदि 120 और x का एलसीएम 480 है और उसका एचसीएफ 120 है, तो x किसके बराबर है? 3 स्टार मार्क कर लीजिएगा दोस्तों इसको, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। क्या बोला गया है कि 120 और x का जो एलसीएम है
यदि 120 और x का एलसीएम 480 है और उनका एचसीएफ जो है वो 120 है, तो x बताइए दोस्तों। इसमें दोस्तों फॉर्मूला लगता है पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या बराबर होता है आपका एलसीएम इनटू एचसीएफ। अब पहली संख्या क्या दे रखी दोस्तों, 120। दूसरी संख्या क्या है हमारी, x। एलसीएम 480 है और एचसीएफ 120 है, तो एलसीएम 480 रखेंगे और एचसीएफ दोस्तों 120 रखेंगे। यहाँ पर बोला गया है यदि 120 और x, थोड़ा सा दोस्तों क्वेश्चन में मिस्टेक है। यदि पहली संख्या 120 है, ऐसा रहना चाहिए यहाँ पर। पहली संख्या जो है 120 और x का एलसीएम जो 120 पहली संख्या दोस्तों, और एलसीएम जो है वो 480 है। उनका एचसीएफ दोस्तों 120 है, तो x किसके बराबर है। x का दोस्तों यहाँ पर मान आपको बताना है। क्या करना है, सिंपल था, 120 से 120 को क्रॉस कर दो, तो x का मान क्या आ जाएगा आपका, 480। आया समझो दोस्तों, क्वेश्चन ऐसा रहना चाहिए। थोड़ी सी यहाँ पर लैंग्वेज मिस्टेक हुई है कि यदि पहली संख्या 120 है, दूसरी संख्या x है, उनका एलसीएम जो है वो 480 है और एचसीएफ 120 है, तो x का मान बताइए। ये वाला क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। थोड़ा सा यहाँ पर क्या है, टेक्निकल इशू हुआ है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन आपका मतलब गड़बड़ हो गया है। मैं जो बोल रहा हूँ वो क्वेश्चन सही है कि यदि पहली संख्या जो है वो 120 है, दूसरी संख्या x है, और एलसीएम दोस्तों उन संख्या का 480 है और एचसीएफ 120 है, तो x का मान आपको फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। तीन मित्रों की औसत आयु 24 वर्ष है। तीन मित्र दोस्तों, मतलब तीन मित्र है, उनकी औसत आयु 24 है। आप ही तीन मित्र हो कोई, आपकी औसत आयु 24 वर्ष है, तीनों की आयु कितनी हो जाएगी, 24 से 48, 24 दूना 48, 24 से 72, यानी कि 7 to 2 years आपकी एज है। उनमें से दो की आयु 20 वर्ष और 28 वर्ष है। दोस्तों एक सिंपल सा एग्जांपल समझाता हूँ। आप हो और आपके दो दोस्त हैं। आपके दो दोस्त की आयु, जिनमें से एक की 20 वर्ष है और एक की 28 वर्ष है, तीनों की आयु 72 वर्ष है दोस्तों। तो आपकी आयु क्या होगी, ये इसमें पूछा गया है कि तीसरे मित्र की आयु क्या होगी। दोस्तों यहाँ पर जोड़ लो, 20 और 28 कितना हुआ, 48, यानी कि दो मित्रों की आयु 48 वर्ष है, टोटल आयु 72 वर्ष है। तीसरे की क्या होगी दोस्तों, 24 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। आया समझ में, नहीं आया, एक बार और समझा देता हूँ। अमन, रितिका और महेश, ये तीन दोस्त हैं। तो इनमें से दोस्तों तीनों की औसत आयु की अगर बात की जाए तो 24 वर्ष है, यानी कि 24 वर्ष इसकी, इसकी और इसकी, ये औसत मान लिया दोस्तों हमने। टोटल कितना हुआ, 72। अब दो दोस्तों की आयु दोस्तों 24 24 ना होकर क्या है यहाँ पर, एक की 20 और एक की 28, यानी कि अमन की 20 मान लो दोस्तों और रितिका की 28 मान लो। दोस्तों 20 और 28 कितना हुआ आपका, 48। टोटल 72 है, तो 48 में 24 माइनस कर दो दोस्तों, सॉरी 72 में से 48 माइनस कर दो। ये जो 72 है इसमें से 48 माइनस कर दो, तो तीसरे व्यक्ति की आयु यहाँ पर निकल के आ जाएगी। क्या आएगी दोस्तों, 24 वर्ष, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 35। विलियम के तीन बच्चे जिनकी औसत आयु 15 वर्ष है, उन्होंने 11 वर्ष की बच्ची को गोद लिया था। उसके सभी चार बच्चों की औसत आयु कितनी है। विलियम नाम का एक कोई पर्सन है जिसके तीन बच्चे हैं और औसत आयु 15 वर्ष है। तीन बच्चे, उनकी औसत आयु दोस्तों 15 वर्ष है। बोला गया कि 11 वर्ष की एक और बच्ची को गोद ले लिया। तीन लड़के होंगे दोस्तों, इसकी लड़की नहीं होगी, तो इसने क्या किया, एक लड़की को एडॉप्ट कर लिया। तो ये क्या हो गया दोस्तों, तीन से संख्या कितनी हो जाएगी, चार, क्योंकि तीन तो उसके लड़के हैं, एक लड़की को अडॉप्ट कर रहा है तो चार हो जाएगी। और इसकी उम्र कितनी है, 11 वर्ष। दोस्तों कितना हुआ हमारे पास में,
तीन लड़के थे, 15 वर्ष उनकी औसत थी, तो टोटल आयु कितनी हो गई? 45 वर्ष। और एक लड़की की जुड़ जाएगी दोस्तों 11 वर्ष। तो 45 और 11 कितने हुए हमारे? 46। टोटल बच्चे कितने हो गए? तीन और एक चार। चार एकम चार, चार एकम चार बचेगा एक, चार चुक 16। तो इनकी औसत आयु कितनी हो जाएगी? 14 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। 7/4 कितने परसेंट के बराबर है ना? 7/4 कितने परसेंट के बराबर है? चार एकम चार, चार दूना आठ, बचेगा दो, चार पंच 20 और 25 सत्ते 175। किस ऑप्शन में 175? ऑप्शन नंबर डी में। बहुत इजी क्वेश्चन है, आसानी से कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। यदि रमा और सोना को 7:9 के अनुपात में ट्रॉफियां मिलती है, रमा और सोना ये दो बहनें हैं, इनको 7/9 के अनुपात में टॉफियां बांटी जाती हैं, तो 320 टॉफियों के एक पैकेट से सोना को कितनी टॉफियां मिलेगी? 320 टॉफियों का एक पैकेट है दोस्तों, उसमें से सोना को कितनी मिलेगी? पहले तो दोनों का हिस्सा जोड़ ले दोस्तों, 7 और 9 कितना होता है हमारा? 16। 16 हिस्से का मान कितना है? 320 चॉकलेट। तो एक हिस्से का मान कितना होगा? 16 एकम 16, 16 दूना 32, 20 चॉकलेट। एक हिस्से का मान कितना है? 20 चॉकलेट। पूछा क्या गया है क्वेश्चन में कि सोना को कितनी चॉकलेट मिलेगी? सोना को कितनी चॉकलेट मिलेगी भैया? सोना का हिस्सा 9 है, तो 9 का मान निकालेंगे हम, 9 इंटू 20 करेंगे, दूनम 18 यानी कि 180। सोना को कितनी चॉकलेट मिलेगी दोस्तों? 180। खा ही नहीं पाएगी ये तो एक दिन, है ना? अपने दोस्तों को बांट देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। 20 ml दूध को 4 लीटर जल में मिलाया जाता है, इस मिश्रण में जल और दूध का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दोस्तों दिखने में आसान है, पर एक लॉजिक छुपा हुआ क्वेश्चन, ये थोड़ा सा हार्ड है। यानी कि आपको लगेगा कि क्वेश्चन हमने सही कर दिया है, पर जब आप घर आके चेक करोगे तो आपका क्वेश्चन गलत मिलेगा। बताता हूँ कैसे, ध्यान देना है ना। 20 ml दूध है, 4 लीटर जल है। 4 लीटर में कितना होता है दोस्तों? 4 लीटर जल होता है, वो कितना होता है? 4000 ml, है ना? बोला क्या गया है कि इनको मिलाया जाता है, इस मिश्रण में जल और दूध का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब आप क्या करोगे दोस्तों? दोनों का अनुपात निकालोगे, 20 ml और 4000 ml, इनका दोस्तों क्या निकाल लोगे आप? अनुपात। 20 ml क्या है आपका? दूध है, यहाँ पर दूध लिख लोगे। 4000 ml क्या है? जल है। अब इनका अनुपात निकालेंगे, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, दो एकम दो, दो दूनी चार और जीरो, 1:200, ये आपका उत्तर हो जाएगा, 1:200। इसको टिक करके आ जाओगे, जो कि सरासर गलत होगा दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है? जल और दूध का अनुपात। क्या पूछा दोस्तों? जल और दूध का। यहाँ पर अगर ऐसा रहता कि दूध और जल का अनुपात बताइए तो हमारा आंसर सही रहता है, किंतु इन्होंने यहाँ पर लैंग्वेज को घुमा दिया, जल और दूध का अनुपात पूछ लिया है, तो ये भी दोस्तों हमारा रेशो भी घूम जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 200:1, क्योंकि ये किसका है? जल और दूध का। आया समझ में आपको? तो हमारा उत्तर ऑप्शन बी राइट रहेगा, ना कि ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन दोस्तों इतना डिटेल में इसलिए समझाया क्योंकि 100 में से 90 बच्चे इसको गलत बनाते हैं, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 39। 4540 रुपये 5% की दर है और 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। बिल्कुल बच्चा क्वेश्चन है, होमवर्क दे दूं क्या? करवा देता हूँ। प्रिंसिपल दिया दोस्तों 4540, दर दे रखी है 5%, समय दे रखा 3 वर्ष। एसआई आपसे पूछा गया है, वही दोस्तों एसआई वाला फॉर्मूला लगा दो, एसआई इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। एसआई दोस्तों फाइंड करना है, प्रिंसिपल कितना आपका ऊपर लिख देता हूँ, 4540, दर कितनी दे रखी है? 5%, और समय 3 वर्ष। ये आएगा दोस्तों आपका एसआई, कितना आएगा देखते हैं। 2 जीरो से, यहाँ पर 2 जीरो तो है नहीं,
ये एक जीरो से एक जीरो को हमने क्रॉस किया दोस्तों। 5 एकम 5 किया, 5 दूना 10 किया, 2 एकम 2 किया, 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 2 सती 14, तीनों सतो 21 हुआ दोस्तों। हासिल आया 2, 3 दूना 6 और 2 8 हुआ, 3 दूना 6, 681। किस ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। अमित अपने घर से कार्यालय के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी ड्राइव करता है। चाल कितनी है? लिख लेते हैं 60 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल कितनी दे रखी है आपको? 60 kmph ना, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और 35 मिनट में पहुंच जाता है दोस्तों। 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है, 35 मिनट में पहुंचता है, यानी कि समय कितना दे रखा है? 35 मिनट। आगे बोला गया है यदि वह 70 की चाल से चले तो उसे कितना समय लगेगा। दोस्तों सबसे पहले तो आपको क्या फाइंड करनी है? दूरी। क्या फाइंड करनी है? दूरी। दूरी फाइंड के लिए दूरी का सूत्र लगाएंगे, दूरी बराबर चाल इंटू समय, या समय इंटू चाल, कुछ भी लिख सकते हो दोस्तों, दोनों से रहेगा। समय इंटू चाल। यहाँ पर मैं आपको बता दूं 35 मिनट देखा दे रखा, और चाल जो आपकी किलोमीटर प्रति घंटा में। इसको दोस्तों मीटर सेकंड में बदलने के लिए हम क्या, सॉरी, हाँ, मीटर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे दोस्तों? 60 से भाग देंगे। हमारा समय कितना है? 35, चाल कितनी है? 60/60। इसको सोल्व करेंगे, 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, तो दूरी कितनी आ जाएगी दोस्तों? 35 किलोमीटर। कितनी आ जाएगी? 35 किलोमीटर। आगे क्या बोला है कि यदि वह 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो उसे कितना समय लगेगा। 35 किलोमीटर की दूरी दोस्तों, 70 kmph की चाल है। बताना क्या आपको? समय। समय का फॉर्मूला क्या है? समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल। दूरी कितनी दे रखी है? 35 किलोमीटर। चाल कितनी है? 70 किलोमीटर प्रति घंटा। 35 से कम 35, 35 दूना 70। 1/2 समय लगेगा। 1/2 का मतलब होता है 30 मिनट, यानी कि आधा घंटा। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 41। 3m-4n² किसके बराबर है? 3m-4n² किसके बराबर है? a-b²। ये वाले फॉर्मूले से क्वेश्चन सोल्व होगा। क्या बोला गया? 3m-4n², तो इसका होगा दोस्तों a² माइनस 2ab प्लस का b²। सोल्व करते दोस्तों, एक ही आप क्या लिखेंगे? हम 3m का स्क्वायर करेंगे, -2 इंटू 3m इंटू में b की जगह पे 4n लिखेंगे दोस्तों, प्लस b का स्क्वायर क्या आएगा हमारा? b का स्क्वायर आएगा दोस्तों 4n का स्क्वायर। ये क्या आएगा? 3×3 9m² हो जाएगा दोस्तों। 2×6 6×6 24 mn, प्लस में 4 का करेंगे दोस्तों, 4×4 16 n²। किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको ऐसा वाला? 9m² माइनस 24m² प्लस का 16n², जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों डी में ऐसा कैसे दिख रहा है हमको? आया समझ में क्या किया हमने? a-b का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला था a² माइनस 2ab प्लस b²। a का मान है दोस्तों 3m और b का मान है यहाँ पर 4n। इन मानों को सेट किया दोस्तों, a का स्क्वायर यानी कि 3m का स्क्वायर कर दिया। 3m का स्क्वायर कितना है? 9m²। फिर माइनस तो माइनस लगाया दोस्तों, 2ab यानी कि 2×3m इंटू 4n, ये a और b के मान है दोस्तों। तो कितना हुआ आपका? 24mn, यानी कि 2×6 6×6 24mn। वही 4n का स्क्वायर दोस्तों 16n² हो जाएगा। यही आपका उत्तर था, 9m² माइनस 24mn प्लस 16n²। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 42। यदि 2 ब्रैकेट 2x प्लस 3 माइनस 4
ब्रैकेट x माइनस 5 माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 3 है, तो इसका मान ज्ञात कीजिए, किसका, x का। x का मान आपको बताना है। क्वेश्चन में क्या बोला गया, 2 है, 2x प्लस 3 है, माइनस 4 है, x माइनस 5 है, माइनस एक्स है, प्लस 2 है, बराबर 3 है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा कैसे मैं सोल्व करता हूँ, चिन्हों का ही ध्यान रखना आपको। सबसे पहले 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना 4x होगा दोस्तों। 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 तिया 6 होगा, माइनस 4 यहाँ पर जैसा का जैसे ही रहेगा दोस्तों। 4 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा आपका, माइनस 4x हो जाएगा दोस्तों ये। फिर माइनस और माइनस 5 का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 3। अब दोस्तों क्या क्या मिल रहा है आपको, प्लस का 4x और माइनस का 4x से इसको हम कैंसिल कर देंगे। प्लस का 4x और माइनस का 4x आपस में कैंसिल हो जाएगा। बचेगा कितना हमारे पास में, प्लस का 6, प्लस का 20 है और प्लस का 2 है। 6 20 26 और 2 28, माइनस एक्स इधर बचा है और बराबर के इधर 3 बचा दोस्तों। x का मान फाइंड करना हमको, तो क्या करेंगे हम, x बराबर 28 माइनस ये प्लस का 3 दोस्तों, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3। 28 में से 3 घटाएंगे कितना होगा, x का मान हो जाएगा 25। आया समझ में। यहाँ पर चिन्हों का ध्यान रखना दोस्तों, माइनस माइनस का अगर गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, है ना। अगर प्लस करते हैं तो दोस्तों माइनस ही रहता है, बड़ी संख्या लगा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 43। यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। संगत कोण 90 डिग्री का होता है, संपूरक कोण होता है दोस्तों। इसका आपको होमवर्क क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना है ना। जितने भी इजी क्वेश्चन दोस्तों मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ ताकि आप मेहनत कर पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 44। 8 भुजाओं वाला एक नियमित बहुभुज क्या कहलाता है। ये क्वेश्चन दोस्तों अग्निवीर की परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्या लेवल है एग्जाम में क्वेश्चन का आपको पता ही होगा। 5 भुजाओं वाला पंचभुज होता है, 6 भुजा वाला षटभुज होता है। अब 8 भुजा वाला पूछा दोस्तों, अष्टभुज होगा। कौन इसका उत्तर नहीं दे पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। 7 मीटर भुजा वाले दो घन एक सिरे से दूसरे सिरे तक जुड़े होते हैं। 7 मीटर भुजा वाले दो घन एक सिरे से दूसरे सिरे तक जुड़े हैं। इस प्रकार बने घनाभ का आयतन क्या होगा। दोस्तों घनाभ का आयतन आपको फाइंड करना है। घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर घनाभ का आयतन निकालना हो, घनाभ का आयतन आपको फाइंड करना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, L इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये घनाभ का आयतन होता है दोस्तों, वॉल्यूम। अब यहाँ पर क्या बोला है, 7 मीटर भुजा वाले दो घन है दोस्तों, एक घन नहीं है। कितने, दो घन है। एक और एक, दो घन है। ये दोस्तों शेप इनकी अलग होती है, कुछ ऐसी होती है ना। तो कितने घन है, दो घन है ऐसे। अब ये दो घनों को दोस्तों आपस में जोड़ लिया जाए। मैं थोड़ा सा रफली डायग्राम इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। यानी कि ये दो घन को दोस्तों आपस में जोड़ लिया जाए। ये घनाभ है, सॉरी, ये नहीं होगा, ये होगा। अगर ये दो घन को दोस्तों आपस में जोड़ लिया जाए तो इसकी जो लंबाई है वो भी दोस्तों डबल हो जाएगी। समझाने का तरीका दोस्तों और इजी करता हूं। दो घन है, यानी कि एक घन ये है और ये एक घन ये है। ये दोनों घन अगर दोस्तों आपस में जुड़ते हैं तो इसकी जो लंबाई है दोस्तों, ये वाली लंबाई, ये डबल हो जाएगी। 7 मीटर भुजा वाले दो घने एक सिरे से दूसरे सिरे तक जुड़े, इस प्रकार बने घनाभ का आयतन क्या होगा। अब दोस्तों ये दो घनों को जोड़ दिया जाए, 7 मीटर और 7 मीटर, तो इनकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 14। ठीक है। अब दोस्तों इसकी ऊंचाई 7 ही रहेगी। जो चौड़ाई है, यानी कि दोस्तों इधर से चौड़ाई जो आती है वो भी कितनी रहेगी आपकी, 7 ही रहेगी। यानी कि 7 चौड़ाई है, 7 ऊंचाई है, लेकिन लंबाई कितनी हो गई, 14।
तो यहाँ पर आपको आयतन निकालना है। लंबाई 14 दोस्तों, चौड़ाई 7 है, ऊंचाई भी 7 है। ये लंबाई डबल हो जाएगी दोस्तों, दो घन को जोड़ेंगे तो जो लंबाई है वो डबल हो जाएगी। आया समझ में? यानी कि दोस्तों ये ले लूं मैं आपको, दो घन है, इनको आपस में जोड़ेंगे तो लंबाई डबल होगी। बाकी जो चौड़ाई और ऊंचाई है दोस्तों वो ये जैसी की जैसी रहेगी। आगे बढ़ते हैं और इसको सोल्व करो दोस्तों। सती सती 49 और 49 का 14 मल्टीप्लाई करेंगे। 4 नवे की 36, 4 चौक 16 और 3 19, 1 नवे की 9। यहीं पे उत्तर आ जाए दोस्तों। 6 ऑप्शन, 2 ऑप्शन में 6, 1 चौका 4, 6, 9 दूनी 18, 4 1 5 और 1 6, 686, जो कि ऑप्शन नंबर ए में 686 MQ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। यहाँ से दोस्तों आपके रीजनिंग के सवाल होते हैं और रीजनिंग के सवाल बहुत ही आसान पूछे जाते हैं। अजय की रैंक ऊपर से 27वीं है, नीचे से 5वीं है, दोनों साइड से रैंक दे रखे दोस्तों। टोटल पूछे कि कक्षा में टोटल कितने विद्यार्थी है। इसका मैंने मास्टर फॉर्मूला बताया था, आपको दोनों की रैंक को आपस में प्लस करना है। जब भी दोनों की रैंक दी जाए तो आपस में प्लस कर लो, -1 कर दो। ऊपर से 27 है, नीचे से 5 है। 27 और 5 कितना हुआ? 7 5 12, हासिल आया 1 3, 32 -1 कर दो, 31 आपका उत्तर आएगा। जब भी ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं से भी दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आए और टोटल विद्यार्थी पूछे तो आपको क्या करना है? टोटल करके -1 कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। एक निश्चित कोड भाषा में डी को 4 लिखा जाता है। मेरा नाम दुर्गेश है, पहला लेटर डी है, यानी कि डी का कोड क्या? 4 है। और एंड को 19 लिखा जाता है। प्लेस वैल्यू तो आपने याद कर ही ली होगा दोस्तों। प्लेस वैल्यू याद करने का बोल रहा हूँ मैं, जब से क्लास ले रहा हूँ तब से ही। एंड को 19 लिखते हैं दोस्तों। उसी कोड भाषा में डेम को क्या लिखेंगे? दोस्तों एंड को 19 कैसे लिख रहे हैं देखते हैं। ए की प्लेस वैल्यू 1 है, एन की प्लेस वैल्यू 14 है और डी की प्लेस वैल्यू 4 है। यानी कि इनको दोस्तों आपस में जोड़ते हैं, 14 और 1 15 और 4 19। दोस्तों प्लेस वैल्यू को ही जोड़कर लिखा जा रहा है। तो डेम को किस रूप में कोडबद्ध किया जाए दोस्तों? डी ए एम। डी की प्लेस वैल्यू दोस्तों 4 है, ए के प्लेस वैल्यू की बात कर ले तो 1 है और एम के प्लेस वैल्यू 13 है ना, 4 1 13। इनको आपस में जोड़ेंगे कितना आएगा? 4 और 1 5, 5 और 13 18, जो कि हमारे चैनल का हैंडल भी है, ऑप्शन नंबर डी है ना। द एग्जाम हॉल 18, ये हमारे चैनल का हैंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। यदि शब्द कंपनीज के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जाता है तो कितने अक्षर की स्थिति जो है अपरिवर्तित रहेगी? यानी कि दोस्तों इनको अल्फाबेटिकल क्रम में जमाएंगे तो कितने लेटर ऐसे जो जैसे कि जैसे रहेंगे? जैसे कि वर्ड है COMPANIES, इनको अल्फाबेटिकल क्रम में जमाना दोस्तों। सबसे पहले हमारा क्या आता है? इन लेटर को देखा जाए तो सबसे पहले हमारा ए आएगा। थोड़ा सा कलरफुल पेन का यूज करते हैं। सबसे पहले क्या आएगा? ए आएगा। तो यहाँ पर ए जमा लेते हैं। ए के बाद बी आता है, बी तो इसमें है नहीं। बी के बाद सी आ रहा है, सी के बाद डी आ रहा है, डी भी नहीं है। डी के बाद ई आ रहा है, यानी कि तीसरे नंबर पे ये आ जाएगा। फिर ई के बाद एफ आएगा, एफ तो है नहीं। एफ के बाद जी आता है, जी भी नहीं है। जी के बाद एच, एच भी नहीं है। एच के बाद आई, आई के बाद दोस्तों एच, एच है नहीं, नहीं, हाँ एच के बाद आई, आई के बाद जी नहीं, आई जे, जे, जे के बाद के, एल, एम, एन, एन के बाद ओ, ओ के बाद नहीं, एम आएगा यहाँ पे। एम के बाद दोस्तों फिर एन आएगा। एक लेटर आ रहा दोस्तों एन के बाद ओ, ओ के बाद पी, फिर क्यू आर एस। दो लेटर ऐसे दोस्तों जो कि अपरिवर्तित रहेंगे, आपका एन और एस। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दो लेटर ऐसे हैं जो कि अपरिवर्तित रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला का संदर्भ ले और प्रश्न का उत्तर दें।
कितने ऐसे ए है जिनके ठीक पहले एक व्यंजन है? दोस्तों ए सबसे पहले फाइंड कर लेना। एक ए यहाँ पर दिया आपको, और कहाँ पे दिख रहा है? यहाँ पर दिख रहा है। और कहाँ पर दिख रहा है? यहाँ पर दिख रहा है। और कहीं पे आपको ए दिख रहा है? तीन जगह पर मुझे ए दिखा है। और दिख रहा आपको? नहीं है। बोला गया है कितने ऐसे है जिनमें ठीक पहले एक व्यंजन है। ठीक पहले एक व्यंजन दोस्तों, इसके ठीक पहले एक स्वर है, इसके ठीक पहले एक व्यंजन है, यानी कि ये हमारा पहला मिल गया। फिर दोस्तों इसके ठीक पहले एक स्वर है, क्योंकि आपके ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू ये क्या है दोस्तों? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है ना? तो एक ऐसे ही हमको एक ही लेटर मिला है जिसके पहले व्यंजन है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 50 करेंगे और इस प्रैक्टिस सेट का समापन करेंगे। उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें पद से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा पद पहले पद से है और चौथा पद तीसरे पद से। देखते दोस्तों, A1 सी को 3 लिखा जाता है और टी को 20, यानी कि दोस्तों प्लेस वैल्यू का पूरा खेल है यहाँ पर। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, ई जो पांचवें नंबर पे आता है और जी 7 नंबर पे आता है, वी आपका 22 नंबर पे आता है। ये भी दोस्तों प्लेस वैल्यू का खेल है। अब एफ कितने नंबर पे आएगा आप बताओ दोस्तों मुझे? 6 नंबर पे आएगा। 6 किस ऑप्शन में? COD, यानी कि और भी यहीं पे कैंसिल हो जाएंगे आपके। फिर 9 नंबर पे कौन आता है? आई। 6 आई कहाँ पर है? बहुत बढ़िया टाइपिस्ट भैया हमारे, ऐसी कृपा करते हैं आई को भी 1 लिखते हैं। अब एक्स दोस्तों, एक्स कितने नंबर पे है अंग्रेजी वर्णमाला में? 24 नंबर पे। 24 नंबर कहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी में। ये हमारा राइट आंसर है। बुराई नहीं करते भैया, बहुत साथ देते हैं हमारे टाइपिस्ट भैया हमारे, है ना? कभी कभी थोड़ी सी गलती उनसे हो जाती है। तो ये थे हमारे दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट के 50 क्वेश्चन। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों वापस बोल रहा हूँ कि इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और जब आपका सिलेक्शन हो दोस्तों, मिठाई का डिब्बा लेकर जरूर आइएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।